गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपरली आ रहा है तो एक बार आप कंफर्म कर दो। ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और आज के इस पर्टिकुलर क्लास में जो भी हमारा रूल्स वाला पार्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011, इससे रिलेटेड हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि हम ऑल ओवर जो भी हमारा रूल्स है उसको समझ सकें। रूल्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सेम देखने को मिलेंगे जैसा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के चैप्टर नंबर 7 में मेंशन है। तो कुछ हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी स्टेटमेंट को लेकर के, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो, या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो, तो उनसे रिलेटेड कुछ हमें सिमिलैरिटीज यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 7 और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स जो पूरा है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से रिलेट करता है। अभी हम और थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़े से और लोग आने चाहिए। आज तो संडे है। हाँ ठीक है। आज तो संडे है तो और भी लोग आने चाहिए, जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं अब सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो धीरे धीरे हम एग्ज़ाम के पास में पहुंच रहे हैं और एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही है। तो हम लोग धीरे धीरे बाकी जो भी टीचर्स हैं आप लोगों को जो मैराथन सेशंस हैं उसका भी प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही आपको मिलने वाले हैं। रूल्स हम ख़त्म कर लेंगे, एक्ट हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, रूल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। आज हम नेक्स्ट वाले में हम इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपकमिंग क्लासेस में जैसे कि हमने सर्टिफिकेशन में बीआईएस को ले लिया, एगमार्क को ले लिया, इन सभी को मिक्स करके हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद में ऑडिट से रिलेटेड हो गए, तो दो दो तीन तीन क्लासेस, दो यानी कि दो दो तीन तीन टॉपिक्स को मर्ज करके एक साथ हम लोग अपकमिंग क्लासेस में कर लिया करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में रूल से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, जो शिवानी जो आपका था कि जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्टेंट एडिटिव, इसको लेकर के एक रेगुलेशन है। अभी हम मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी क्या है कि आपके मॉक टेस्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से टाइम निकाल करके रेगुलेशन का एक क्लास हम प्रिपेयर कर रहे हैं। रेगुलेशंस जैसे कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सेकंड वाला रेगुलेशन है फूड स्टैंडर्ड एडिटिव को लेकर के, उसमें कुछ लिमिट्स दी गई हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या पूछेगा, बहुत बड़ा एक टेबल है, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड डेटा निकालेंगे जो हो सकता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, यानी कि प्रीवियसली जितने एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बाकी जो हमें लगता है, ठीक है, वहाँ पे कोशिश करके आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके दे देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे तो पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स को लेकर के, इसके अलावा फूड एडिटिव को लेकर के बहुत बड़ा अपेंडिक्स के नाम से एक टेबल है, तो उतना याद नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। तो जो भी हमें लगता है थोड़ा बहुत डेटा, वो हम एक रेगुलेशन वाली क्लास में कंपाइलेशन कर रहे हैं, वैसे ही हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का जो डेट है वो हमने डिसाइड किया है, मॉक टेस्ट 10 नवंबर से। ठीक है। बाकी इस दौरान आपके जो लाइव डाउट सेशंस हैं एपीपी के बचे हुए हैं, माइक्रो जो भी बचे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी आपके हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। रेगुलेशन एमपी के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। रेगुलेशन एमपी के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है अंकित, लेकिन हम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो लगता है कि एज पर फूड लॉ पूछे जा सकते हैं, तो उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, प्रोविजंस हैं, उनको इंक्लूड करके कई सारे रेगुलेशंस को मर्ज करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मर्ज करके एक बड़ी सी क्लास आपको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर उससे क्वेश्चंस आते भी हैं तो आप कर पाओ। ठीक। चले फिर क्वेश्चंस पे मूव करें कि और कुछ। एक बार हम ये सारी चीजें करने के बाद में लास्ट में हम पूरा समराइज कर लेंगे, जो भी रूल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको एक बार हम सब कुछ लास्ट में समराइज कर लेंगे। ठीक है। डेट कंफर्म है एग्जाम की 14 दिसंबर। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? 10 नवंबर। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट क्या है जो कि चेंज होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, वो है 14 दिसंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज केवल 35 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन। आंसर करो आप लोग। टोटल क्वेश्चन 35। टोटल क्वेश्चन 35।
जल्दी चलेंगे क्योंकि रूल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और एक दो क्लासेस बीच में यूट्यूब पे भी थी, और इसके अलावा एप्लीकेशन पे आपने ऑलरेडी इसके हर एक स्टेप को पढ़ा हुआ है, और लगभग कॉन्सेप्ट हमारे एक्ट में भी एक दो बार हमने इनको पढ़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन है रूल्स उसमें, तो यहाँ पर इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू FSS रूल्स यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द बिजनेस, ऑब्टेनिंग सैंपल्स एंड सेंडिंग देम टू द फूड एनालिस्ट। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, या फिर फूड बिजनेसेस से रिलेटेड जो भी प्रेमाइसेस होते हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर्स हमारे सामने आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है एक ऐसा ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पेक्शन के लिए। जब आप भी फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाओगे तो आप जिस एरिया में आपको अपॉइंट किया जाएगा उस एरिया में आपको जाना होगा और इंस्पेक्शन करना होगा। ठीक है, यानी कि वहां पर जा करके आपको निरीक्षण करना होगा और सैंपल कलेक्ट करना होगा, और उसको कलेक्ट करके अपने एरिया के फूड एनालिस्ट को भेजना होगा। ठीक है, डन। असिस्टेंट कमिश्नर गलत होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये काम करेगा नहीं, कमिश्नर भी करेगा नहीं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है हमारे पर्टिकुलर फूड लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011 में 2.4.1 एंड 2.4.2 ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। टाइम नहीं बचा है, अब बुक कब मिलेगी। अ, कोशिश कर रहे हैं जल्दी, ये दिवाली फेस्टिवल की वजह से बीच में प्रूफ रीडिंग टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से प्रूफ रीडिंग और फिर उधर थोड़ा सा पब्लिशर के पास भी स्टॉप कर दिया था उन्होंने काम फेस्टिवल की वजह से। अभी हम यहाँ पे ये फोकस करते हैं, बाकी साइड बाय साइड किताब का भी काम चल रहा है। ठीक है, तो 2.4.1 का मतलब है कि हम रूल्स के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, सब सेक्शन नंबर हम 1 की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 4 में, तो वहां पर जो बात होती है वो बेसिकली सैम्पलिंग और एनालिसिस से रिलेटेड बात होती है। तो अगर हम 1 या 2 हम सब सेक्शन की बात करें तो वहां पर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग की बात होती है, तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हेन वर द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011 पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011 को ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, 5 जून 2011, 5 मई 2011, 5 अगस्त 2011 या 5 जुलाई 2011। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं या फिर रूल्स होते हैं या फिर रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई होने की डेट क्या थी, और इफेक्टिव होने की यानी कि फोर्स में कब आया उसकी डेट क्या होती है, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे आंसर्स हमारे सामने हैं। कुछ लोगों ने 5 अगस्त किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट किया है, और कुछ लोगों ने सी भी करेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पब्लिश्ड कब हुआ था, पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, पब्लिश्ड होने की डेट हमसे पूछ रहा है। तो अगर हमसे पब्लिश्ड होने की डेट पूछ रहा है, जो भी यूनिट 6 एंड यूनिट 8 के MCQ हुए हैं, एप्लीकेशन पे एक फ्री कंटेंट के नाम से एक फोल्डर है, वहां पर आपको मिल जाएंगी चीजें। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मई 2011। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ज्ञानेंद्र जी, आपने जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे एक फ्री कंटेंट का सेक्शन है, उसमें जाएंगे, एक यूट्यूब का फोल्डर है, उसमें आप जाएंगे तो आपको यूनिट 6 एंड यूनिट 8 के सारे PDFs मिल जाएंगे जो क्लासेस यूट्यूब पे हुई हैं, यूनिट एक्स्ट्रा जो क्लासेस हुई हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5 मई 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। किस डेट को ये फोर्स में आया था, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिससे आपको एग्जाम टाइम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, डेट दोनों आपको क्लियर हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है।
ठीक है, तो अभी जो लोग पहले आंसर कर रहे थे 5 अगस्त, तो अभी हमारा आंसर होगा 5 अगस्त। ठीक है, तो 5 अगस्त को ये क्या हुआ था, फोर्स में आया था, यानी कि प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ, ठीक है, 5 मई 2011 को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, उसके 3 महीने के बाद में। तो गैप कितना था, 3 महीने का था। उसके बाद में 3 महीने के बाद में यहाँ पर आ गया था दोबारा से, ठीक है, यानी इफेक्टिव हो गया था। धनंजय, एक्ट अलग है, रूल्स अलग हैं, रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक। पहली क्लास में ही हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि इनमें सब में क्या डिफरेंस होता है। फिर बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उस केस में यहाँ पर मिनिमम जो इनका क्वालिफिकेशन है या फिर रिक्वायर्ड जो रैंक है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैक्सिमम टाइम आपने ये स्टेटमेंट रिपीट होते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात हो रही है। रश्मि, आपने 4 का, अच्छा 4 का आपने आंसर किया सी, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सब डिविजनल रैंक डीओ के लिए, ठीक है। वहीं चेयर पर्सन ऑफ द एफएसएसएआई की हम बात करते हैं तो उनका सेक्रेटरी रैंक के लिए, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन या मिनिमम जो रैंक होता है सेक्रेटरी रैंक का। वहीं अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो वहां पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए मिनिमम जो रैंक है। वहीं अगर हम जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनका होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। तो वहीं अगर हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात करें तो सब डिविजनल ऑफिसर और उसके इक्विवेलेंट अगर है तभी हम यहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद इन व्हाट टाइम पीरियड मस्ट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर अंडरगो ट्रेनिंग स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण कितने समय के भीतर प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, आपसे टाइम पूछ रहा है कि जैसे ही अगर उसका वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है तो उसके बाद में कितने समय में उनको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो एज पर लॉ ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारे सामने आंसर है वो 6 मंथ, और 6 मंथ ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्सन हैविंग विच प्रीवियस अपॉइंटमेंट आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड ऑफिसर अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के अनुसार किन व्यक्तियों को नामित अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र माना गया है। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आया था तो उसके पहले बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनका इस तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया था, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो चाहे वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रूल्स में मेंशन किए गए थे। ठीक, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अगर किसी को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रखी गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम कराना, रिक्रूटमेंट कराना प्रॉपर तरीके से, फिर इंटरव्यू, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराने का टाइम नहीं था गवर्नमेंट के पास में। नहीं अनुज, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये हमारे लाइव डाउट सेशंस हैं, बाकी सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करके हम दे चुके हैं। ऑल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अभी जो भी हम कर रहे हैं ये सारे डाउट सेशन है। तो डाउट सेशन कब क्या होते हैं उसके लिए आपको बता दिया जाता है पहले। आईएसओ जो है वो हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली नहीं मेंशन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आईएसओ हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो जब हम ऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास को कंबाइन करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर जब ये किस में मेंशन था, पीएफए में मेंशन था
क्योंकि आज जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हो तो पहले फूड इंस्पेक्टर हुआ करता था जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 नहीं आया था। तो किस कौन सा ऐसा लॉ था जिसके अंडर में ये सारी काम होते थे? पीएफए एक्ट था और रूल्स था जिसके अंडर में ये सारे काम होते। तो पीएफए एक्ट जो आया था वो 1954 में आया था, पीएफए रूल उसके 1 साल बाद आया था। या फिर लोकल हेल्थ अथॉरिटी है उसको यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रखा गया था या फिर माना गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द पोस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर is held as an additional charge, for how long can this arrangement continue? यदि नामित अधिकारी का पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला जाता है तो यह व्यवस्था कितने समय तक जारी रह सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ के क्वेश्चन करना। एफएसएसएआई स्पेशल की जो 7 क्लासेस दी गई हैं वहां पर एक चीज है कि आपके सिलेबस में केवल एफएसएसएआई लिखा है। तो जब केवल एफएसएसएआई लिखा है तो एफएसएसएआई के दायरे में जो भी चीजें आती थी जो रिलेटेड हैं उससे, इसलिए आपको 7 क्लासेस वो वहां पर पढ़ाई गई हैं और वो सब एफएसएसएआई के अंडर में ही आती हैं। चाहे हम उसकी बात करें, इंपोर्ट सिस्टम की बात करें, चाहे हम स्टैंडर्ड्स बनाने की बात करें, ठीक है, चाहे हम स्टेट अथॉरिटी के क्या काम होते हैं ये सब उसमें पढ़ाया गया है उसकी बात करें, या फिर हम देखें स्ट्रक्चर क्या होता है एफएसएसएआई का, तो वो सब उससे रिलेटेड ही है वहाँ पर, ठीक है। तो जो भी क्लासेस आपको दी गई हैं वो सारी आपको करके ही जानी है, एटलीस्ट वहाँ से देख लोगे पढ़ लोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, 1 ईयर या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम ऑफिसर, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, नहीं 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 नहीं, इतना अमेंड होके 8 ईयर तो नहीं पॉसिबल है, इट इज 8 ईयर, इट वाज अमेंडेड लेटर। नहीं, अगर अमेंड होगा भी तो 8 साल तो नहीं पॉसिबल है। अगर कहीं पर अगर आपने पढ़ा है तनुजा, हो सकता है कि हमने इसको नहीं देखा है, एज पर लॉ अभी तक जो पढ़ रहे हैं रूल्स, जो लेटेस्ट रूल्स है तो उसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी तक तो यही लिखा है। लेकिन अगर है भी तो 8 साल हम एक बार कंफर्म कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे अगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट हुआ है वाकई में। लेकिन 8 साल बहुत ज्यादा होता है। 8 साल के लिए क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये है, यदि नामित अधिकारी का पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला जाता है, यानी कि एज अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसी का अपॉइंटमेंट अगर नहीं हुआ है और उस टाइम पे अगर किसी को एडिशनल चार्ज देकर के डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे बैठाया जाता है तो मैक्सिमम वो 1 साल तक ही बैठ सकता है। और 1 साल में ही इनको क्या करना पड़ेगा, यानी कि या तो 1 साल तक मैक्सिमम बैठ सकता है या फिर तब तक जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू पीएफए इतनी कोई क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं थी उस टाइम पे। 1954 में पीएफए आया था, 1954 में पीएफए आया था। तो जितनी क्वालिफिकेशंस आज मेंशन है ऐसा कुछ नहीं होता था कि एग्जाम कराया जाएगा और चीज़ें होंगी, कुछ नहीं था। कोई प्रॉपर तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब चीज़ें कुछ भी मेंशन नहीं थी। ये सब तो 2019 में कुछ चेंज हुए, 21 में कुछ क्वालिफिकेशन चेंज धीरे धीरे हुई, फिर उसके बाद में 23 में 2 बार क्वालिफिकेशंस ऐड हुई, 25 में फिर एक बार हुई। तो क्वालिफिकेशंस उस टाइम पे इस तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं होता था। 1954 में पीएफए बना था, 1954 में तो ये फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ऐसा यूनिवर्सिटीज ही डिग्री कंप्लीट कर ले कोई इस समय बहुत बड़ी बात होती थी, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन था। ठीक है तनुजा, हम वहां पर एक बार देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट भी कर देंगे अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है कि 8 साल के लिए इसको किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक शक्तियां नामित अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैक्सिमम जो ए आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर? तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी कि डीओ, ठीक है, डीओ के पास में कुछ पावर्स हैं और ये जो पावर्स हैं इसमें लिखी गई हैं जैसे कि सस्पेंशन, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन।
ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली लाइसेंस से रिलेटेड है। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में सबसे पहले तो क्या पावर है कि उसको लाइसेंस किसी को इशू करने के राइट्स हैं, पावर्स हैं, और किसी का लाइसेंस कैंसिल करने का भी पावर है। ठीक है, तो लाइसेंस से रिलेटेड सबसे बड़ी अथॉरिटी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर जब यहाँ पर काम करेगा तो उसके सामने कई सारी कंडीशंस आएंगी। कभी कभी वो लाइसेंस को सस्पेंड भी करेगा, कभी कभी लाइसेंस को कैंसिल करेगा, और कभी कभी रिवोकेशन होगा। ठीक है, तो जब लाइसेंस को वो सस्पेंड करेगा, यानी कि जब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जब हम वहाँ पर देखते थे इम्प्रूवमेंट नोटिस भेजा गया है, या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है कि वहाँ पे लगता है कि 30 दिन के लिए या 45 दिन के लिए इनका लाइसेंस क्या कर दिया जाए? सस्पेंड कर दिया जाए। अगर लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो 15 दिन के लिए होगा, या तो 30 दिन के लिए होगा, या फिर 45 दिन के लिए होगा। और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइसेंस कैंसिल हुआ था, कैसी प्रॉब्लम? यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर हो सकता है कि हाइजीन ना मेंटेन कर रहा हो, बहुत ज़्यादा गंदगी रख रहा हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना कर रहा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लायंस में लिखी होती हैं बट उन्होंने नहीं फॉलो करी, तो उनको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया। इसके साथ ही साथ उनका लाइसेंस जो है वो 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है तो दोबारा से उसको चालू किया जा सकता है। कैंसिलेशन के केस में क्या होता है कि अगर सस्पेंड करने के बाद में भी लाइसेंस दोबारा से नहीं, मतलब सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करने के बाद में देखा गया कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने या फिर फूड अथॉरिटी ने बोला लेकिन फूड बिजनेस ऑपरेटर ने उनको फॉलो नहीं किया, तो उस केस में लाइसेंस को कर दिया जाएगा कैंसिल। अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया यानी कि आपका लाइसेंस अब खत्म है। ठीक है, आपका लाइसेंस यानी कि खत्म है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम रिवोकेशन की बात करें तो वो कुछ हमारा सस्पेंशन से ही मिलता जुलता है। वहां पर भी कुछ टाइम के बाद में दोबारा से लाइसेंस को चालू करने की बात है, कि हम कुछ टाइम के बाद में उस लाइसेंस को दोबारा से एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से उसको परमिशन दे सकते हैं, वो दोबारा से अपने वर्किंग में आ जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला केस है ना, ये सबसे ज्यादा अलग है। कैंसिलेशन मतलब लाइसेंस कैंसिल हो गया, अब आपको दोबारा से नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब अगर हम नए लाइसेंस को अप्लाई करने की बात करें तो एक बार अगर फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट अभी अगर नवंबर में लाइसेंस कैंसिल हुआ, तो आपको कैंसिलेशन की डेट से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से एप्लीकेशन देने के लिए। यानी कि 3 महीने बाद ही, यानी कि 3 महीने तक आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते अपना फूड से रिलेटेड। आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद में काम ही नहीं करेंगी चीजें। तो ये एक यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्सन अपॉइंटेड अंडर क्लॉज नंबर 2 and 3 शैल अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग विद इन व्हाट टाइम पीरियड? उपरोक्त खंड 2 और 3 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों को कितने समय के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है? तो यहाँ पर जैसे कि पर्सन अपॉइंटेड अंडर द क्लॉज नंबर 2 and 3, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 2 and 3 है, इस पे कौन से ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे याद आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, 2 में कौन है और 3 में कौन है, थोड़ा सा आप याद करोगे याद आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 दो हैं। मैक्सिमम लोगों ने आंसर तो कर दिया है, यानी कि 6 मंथ हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? डीओ की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम एफएसओ की बात कर रहे हैं। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एनालिसिस टू whom मस्ट द फूड एनालिस्ट सेंड हिज? विश्लेषण पूर्ण होने के बाद में खाद्य विश्लेषक को अपनी रिपोर्ट किसे भेजनी होती है? अभी लास्ट में हम, आप लोग जाना नहीं, जितने भी लोग जुड़े हैं कोई भी जाएगा नहीं। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ना, सैंपल कलेक्ट करना, फिर किसको भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, कौन रिसीव करेगा, ये ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं कितने समय के लिए, तो उसको हम एक पेज पे कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, जिससे आपको याद रहेंगी, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा रूल्स खत्म हो जाएगा। किसको भेजते हैं?
डीओ को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड द परचेजर ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आप लाइब्रेरी से पढ़ाई करते हो तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, ठीक, कोशिश करते हैं जल्दी खत्म करें। इन विच फॉर्म इज द रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट सबमिटेड। जल्दी जल्दी करते हैं, अभी थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। देखो साक्षी, स्ट्रैटेजी कितनी बार बदली जाए, जैसे कि एक नवंबर में स्ट्रैटेजी थी, सॉरी सितंबर के आसपास एक स्ट्रैटेजी वीडियो गया, फिर कितनी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं। अभी एक ऐसा टाइम है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, अब 4-5 महीने पहले हमने एक रोड मैप तैयार किया था, लेकिन अब क्या पॉसिबल है, क्योंकि अब हमारा खुद का एक अपना हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, क्योंकि हमें आपको क्लासेस देनी है ना, जो मैराथन देने हैं, एमसीक्यू सेशंस की कुछ क्लासेस देनी है लास्ट टाइम पे, उसमें ऑलरेडी स्व एजुकेशन का एक हेक्टिक शेड्यूल है, तो वो हम आपको दें, फिर हम आपको अगर हम उसमें कोई अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो अभी क्या है, अभी तो मेन फोकस जो है वो रिवीजन पे ही है। तो आपको ये बताना है कि रिपोर्ट किस पर्टिकुलर फॉर्म में दी जाती है। 12 का सी, ठीक है, क्लियर। फॉर्म नंबर 7 है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है। फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट हैं हमारे, फुल लेंथ जो हमारे हैं वो 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद इन द व्हाट मैक्सिमम पीरियड मस्ट द फूड सेफ्टी ऑफिसर रिटर्न द सीज डॉक्यूमेंट टू द पर्सन फ्रॉम whom दे वर टेकन। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जब्त किए गए दस्तावेज जो होते हैं अधिकतम कितने समय के भीतर वापस करने होते हैं। जल्दी से इसको आंसर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लास्ट में हम सारी चीजों को जल्दी से समराइज कर पाएंगे, ये सारे पॉइंट्स हम वहां पे एक पेज पे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और फिर आप उसको लिख लेना एक पेज पे, तो लगभग रूल्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद रहेंगे, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। 30 डेज कई बार हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेज में अगर हम देखें। नेक्स्ट आता है हु कैन मेक द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सीज डॉक्यूमेंट। जब्त किए गए दस्तावेजों के अंश कौन तैयार करता है, यानी कि उसमें से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट पेजेस को या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कौन निकालता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, और हमारे पास में 35 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा है कि पर्सन अपॉइंटेड अंडर क्लॉज नंबर 2। तो पर्सन्स कौन अपॉइंट होता है क्लॉज नंबर 2 के अंदर में, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, 3 में एफएसओ। तो जब वो अपॉइंट होते हैं तो उनको कितने समय में ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण कंप्लीट कर लें, तो वो 6 मंथ होता है, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो 14 का ए मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट मस्ट अ कंपनी द ऑथेंटिकेटेड एक्सट्रैक्ट और कॉपीज सबमिटेड टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो ये भी हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर जाता है और वहाँ पर जब एक्सट्रैक्ट वगैरह को लेता है, निकालता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज करना होता है, या फिर सीज करता है, या फिर उसमें से डॉक्यूमेंट्स अपने पास में लेकर के आता है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पर एक और एक्टिविटी होती है, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका क्या आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी गई जो भी प्रमाणित प्रतियों या अंशों के साथ क्या संलग्न होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि एक एफिडेविट की बात होती है फॉर्म नंबर 1 की, तो सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 1। जब हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे रूल्स में सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 1, जो कि एफिडेविट से रिलेटेड है, ठीक है। जो लोग भी ऑप्शन ए कर रहे हो वो गलत है, तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 लिखा है क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म इज द रिसिप्ट फॉर सीज्ड फूड आर्टिकल इशूड बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर। फॉर्म में हमेशा एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि फॉर्म कौन भर रहा है, कौन किसको दे रहा है।
कौन रिसीव कर रहा है। ये एक कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ आप जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने फॉर्म नंबर 2 आ जाएगा। तो एफिडेविट की बात हो रही थी फॉर्म नंबर 1 में, लेकिन सबसे पहले हमने बुक ऑफ अकाउंट्स की बात करी, उनको सीज करने की बात हुई, तो वहां पर हमने उससे रिलेटेड चीजें जो इन्फॉर्मेशन थी वो एफिडेविट में भरी गई। अब ये जो एफिडेविट भरा जा रहा है फॉर्म नंबर, ये कौन भर रहा है? ये भरा फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा जा रहा है। उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि जो फूड गवर्नमेंट यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी यहाँ पे से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं 30 डेज में ये हमें वापस करेंगे, वो इस तरीके का एक पूरा का पूरा यहाँ पर ये शपथ पत्र होता है, सारी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन ये भरा किसके द्वारा जाता है, मतलब पूरी डिटेल जो इसमें होती है किसकी होती है, पूरी तरीके से जो डिटेल होती है फूड बिजनेस ऑपरेटर की वहां पर मेंशन करी जाती है। उसके बाद में फॉर्म नंबर 2 जो होता है, ये कौन, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर देगा किसको? फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर किसको देगा? फूड बिजनेस ऑपरेटर को देगा। कैसे देगा? कि जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर गया, वहां पर उसने क्या किया, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज किया। सीज करने के बाद में सीज्ड फूड है वो किस टाइप का फूड है, कैसा फूड है, उसका नाम क्या है, पेरिशेबल कैटेगरी में आता है, किस तरीके का फूड है, तो उसकी उसका नेचर कैसा है, कैसी क्वालिटी, किस टाइप का फूड है, वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो इस लिखा भी होता है और इसमें, और ये रिसिप्ट प्रोवाइड करी जाती है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। एक तरीके की रसीद होती है, या फिर हम इसको सीजर मेमो भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में रिसिप्ट बोलते हैं या रसीद बोलते हैं, और फॉर्म नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है, इन एडिशन टू फॉर्म नंबर 3। ठीक है, इन एडिशन टू फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 2 में डिफरेंस है। जिसको भी, जैसे कि अंकित आपका है ना कि यहाँ पर फॉर्म नंबर 3 होना चाहिए, फॉर्म नंबर 3 नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्म नंबर 2 ही होगा। फॉर्म नंबर 3 की अलग कंडीशन है। जब हम वहां पर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सेफ कस्टडी में रखने की बात करते हैं तो हम वहां पर एक ऑर्डर इशू करते हैं एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। हम एक ऑर्डर तैयार करते हैं फॉर्म नंबर 3 में, और वो हम उसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है वो यहाँ पर सेफ कस्टडी में आपके पास में रहेगा। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भरा और किसको दिया? फूड बिजनेस ऑपरेटर को। फॉर्म नंबर 2 में क्या है, ये एक तरीके की रसीद होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके की सेफ कस्टडी की बात नहीं हो रही, ये जो आपसी जो भी आपने उनसे जो भी सामान जब्त किया, जो भी था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, क्या था, ये लिखा, रिसिप्ट थी। फॉर्म नंबर 3 नहीं भरेंगे, 2 भरेंगे इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। इन एडिशन टू फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3, इन एडिशन टू फॉर्म नंबर 3, बट फॉर्म नंबर 3 का पीछे क्वेश्चन नहीं था, वो फॉर्म नंबर 2 का था। फॉर्म नंबर 3 का क्वेश्चन नहीं भी मेंशन है यहाँ पर। इन एडिशन टू फॉर्म नंबर 3, विच फॉर्म मे बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आंसर करना है, इसका क्या आंसर होगा। याद होना चाहिए कि ये दोनों फॉर्म लगभग साथ में ही भरे जाते हैं। बहुत बहुत बारीक सा डिफरेंस है, कभी कभी समझने में 3 और 4 में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 3 के अलावा पूछ रहा है। तो जहां पर भी ये टर्म आ जाए ना, कहाँ गया, अगर हम कहीं पर भी अगर ये शब्द आ जाए ना, बॉन्ड, बॉन्ड की बात अगर कहीं पर भी आ जाए एग्जीक्यूट करने की, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की, तो हम हमेशा फॉर्म नंबर 4 में जाएंगे। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो आप समझ जाना कि फॉर्म नंबर 4 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच फॉर्म इज यूज्ड टू सर्व नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर वाइल टेकिंग सैंपल। सैंपल लेते समय खाद्य व्यवसायक संचालक को सूचना देने के लिए कौन सा प्रपत्र उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और होता, अगर कहीं पर बाई अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन डाल देते, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते फॉर्म नंबर 5B, उस केस में आप किसको मार्क करते? रहे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम, यहाँ लिखा है कि विच फॉर्म इज यूज टू सर्व नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर वाइल टेकिंग सैंपल, लेकिन ये नहीं लिखा है कौन कर रहा है, परचेजर कर रहा है या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर कर रहा है, किसी का नाम नहीं मेंशन है। तो पहली बात तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में 5B नहीं था
तो हम सेफ साइड चले गए। लेकिन अगर होता भी तब भी हम इसी के साथ जाते, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कुछ भी। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हम इसी के साथ में जाएंगे, बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो परचेजर के केस में 5B होगा, आप लोग समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम अ ओपन कंटेनर व्हाट एडिशनल एक्शन मस्ट बी टेकन। यदि सैंपल खुले कंटेनर से लिया गया है तो अतिरिक्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या अतिरिक्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्या एडिशनल स्टेप लेना चाहिए, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतना जल्दी क्लास खत्म होगी। अभी तो हम 19 पे पहुंचे हैं, तो अभी भी हमारे पास में काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम अ सील्ड ओरिजिनल कंटेनर ऑफ द सेम आर्टिकल ऑफ फूड इज अवेलेबल। यानी कि हमने खुले वाले से लिया तो कुछ चांसेस हैं कि वहां पर ओपन कंटेनर था, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कंटामिनेशन हो गया, कुछ भी कंडीशन है। लेकिन सेम एक सील्ड कंटेनर रखा हुआ है तो हमने उसमें से भी ले लिया, तो वहां पर क्या होगा कि हम अच्छे से इस बात को इंश्योर कर पाएंगे कि एक्चुअल में कंटामिनेशन या अडल्ट्रेशन पाया गया है या फिर नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सील्ड कंटेनर ऑफ विच पार्ट ऑफ द सैंपल इज सेंड टू द फूड एनालिस्ट। खाद्य विश्लेषक को नमूने का कौन सा भाग भेजा जाता है। देखो, एफएसएसएआई से या फिर फूड से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साक्षी। आप ना अभी इसीलिए स्ट्रैटेजी और इन सब चीज़ों में परेशान हो जा रहे हो, तो स्ट्रैटेजी को लेकर के ऑलरेडी जैसे पहले वीडियो डाला था, आप उस पर स्टिक रहो। अब टाइम नहीं है तो आप रिवीजन करो, बहुत ज़्यादा आप दिमाग ले जाओगे करंट अफेयर और ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स आज तक इंडिया में जितने हुए हैं, तो जो भी लेट करंट अफेयर डेटा होता है तो वो हम आपको एग्जाम से पहले अपडेट कर देते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी का डेटा हो या फिर कोई चेयरमैन चेयरपर्सन में कोई चेंज हुआ है या फिर कोडेक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ नंबर्स चेंज हुए हैं, तो वो लेटेस्ट डेटा एक क्लास में हम आपको दे देते हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेते हो और चेंज कर लेते हो, तो वो बहुत थोड़ा सा मतलब हमें जितना टाइम लगेगा बनाने में, उसके बाद में आपको क्लास वो बहुत ज़्यादा 1 घंटे की होगी, उसमें सब अपडेट हो जाएगा। बस तुरंत आपको अपडेट कर लेना है। तो आप इन चीज़ों में नहीं भागना है बिल्कुल भी, करंट अफेयर और वो। अब जीके पार्ट के लिए अपना देख लो आप पार्ट ए के लिए, बट फूड से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पार्ट जो है वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है फूड एनालिस्ट को। ठीक है, व्हेन इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सैंपल सेंट टू द एक्रीडिटेड लैब या फिर एक्रीडिटेड लेबोरेटरी। नमूने का चौथा भाग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को कब भेजा जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर जब रिक्वेस्ट करता है तब इसको भेजा जाता है एक्रीडिटेड लैब में। 2 और 3 डीओ को और 4 डीओ को जब एफबीओ रिक्वेस्ट करता है ना करे। हाँ, 4 सैंपल्स होते हैं तो एक हमने भेज दिया फूड एनालिस्ट को, हमारे पास में 3 बचे। 3 बचने के बाद में 2 चले गए सेफ कस्टडी में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। अब बचा चौथा सैंपल। अब चौथा सैंपल भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जाएगा अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर रिक्वेस्ट नहीं करता है। फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर रिक्वेस्ट करे, यानी कि जिसके यहाँ से सैंपल कलेक्ट हुआ था, तो उसको एक्रीडिटेड लैब में भेजा जाता है। एक्रेडिटेड लैब यानी कि NABL एक्रेडिटेटेड जो लेबोरेटरीज हैं हमारी कंट्री में, उनमें से किसी भी एक लैब में जो उस एरिया के नियरेस्ट आती हो, यानी कि जहां पर सैंपल कलेक्ट हुआ है पास में जो भी लैब होगी वहां पर टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। अगर रिक्वेस्ट नहीं करेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर तो वो सैंपल भी रखा रहेगा किसके पास में, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। ठीक है, अब जो रेफरल फूड लेबोरेटरी का केस आता है, तो रेफरल फूड लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। जब एक बार टेस्टिंग हो जाती है, आप किस बिहाफ पे अपील करोगे। अपील करने का एक कोई पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए। तो पर्टिकुलर रीज़न कैसे होगा कि सबसे पहले तो टेस्टिंग करेगा फूड एनालिस्ट जहाँ पे भेजा गया है। अब फूड एनालिस्ट की अगर रिपोर्ट है, और मान लेते हैं कि फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट आई और जो एफबीओ था उसने भी रिक्वेस्ट कर दिया था, तो उसको हमने एक्रेडिटेड लैब में भेजा था। अब चौथा सैंपल भी टेस्टिंग के लिए गया, एक्रेडिटेड लैब की रिपोर्ट आ गई। फूड एनालिस्ट के पास एक सैंपल गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई। दोनों में डिफरेंस आया,
तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो अपने पास सैंपल रखा है उसमें से एक सैंपल भेज देगा किसके पास में, रेफरल फूड लेबोरेटरी में। एक और केस हो सकता है कि उसने रिक्वेस्ट नहीं किया था, रिक्वेस्ट नहीं किया था। अब अगर जो सैंपल आया फूड एनालिस्ट की टेस्टिंग करने के बाद में, तो एफबीओ बोलता है कि जो फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें इस पे बिलीव नहीं हो रहा है। तो उस केस में भी वो डीओ से रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर डीओ एक सैंपल भेजेगा कहाँ पे, रेफरल फूड लेबोरेटरी में। तो रेफरल फूड लेबोरेटरी में जब भेजेगा तो उसका जो भी कॉस्ट या पैसा लगेगा टेस्टिंग का, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को देना होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप द फूड एनालिस्ट मस्ट टेक ऑन रिसीविंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण हेतु नमूना प्राप्त होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये जो रूल्स वाला है, रूल्स को अभी हम, रूल्स में टोटल जो आपकी 4 क्लासेस हुई हैं, पूरा का पूरा जो रूल्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अभी हम लास्ट क्लास में एक पॉइंट्स पे रिलेट कर लेंगे, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बनते हैं फॉर्म वगैरह से बनते हैं सब हम वहाँ पे देख लेंगे। हाँ, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है, इतना जितना पढ़ रहे हो उतना आप कर लो। लेकिन ये इतना डेप्थ में नहीं है, बट बेसिक बेसिक से ही है, बहुत ज़्यादा डीप में भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर द सेल, तो सील सॉरी, तो यहाँ पर सील जो लगी होती है स्पेसमैन की उसको कंपेयर करेगा, किसके साथ में कंपेयर करेगा, इम्प्रेशन एंड नोट द कंडीशन स्पेसमैन। जब हम सील लगा करके भेजते हैं तो उसका एक नमूना भी भेजा जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, जिसके साथ में कंपैरिजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ द सैंपल container received by the food analyst is found in broken condition or unfit for the analysis, within how many days must he inform the designated officer। यदि खाद्य विश्लेषक को प्राप्त जो नमूना कंटेनर है, सैंपल कंटेनर है, वो टूटा हुआ मिलता है या विश्लेषण के योग्य नहीं है, यानी कि अब उस पर एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, यानी करेंगे भी तो रिजल्ट नहीं सही आएगा, तो उसे कितने दिनों के भीतर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सूचित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप जल्दी से बता दो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम हमारे जो भी आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर बी भी किया है शायद, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 7 होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर रहे हो 5 डेज, तो 5 डेज नहीं होगा 7 डेज होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द फूड एनालिस्ट सेंड द रिपोर्ट आफ्टर रिसीविंग द सैंपल। सैंपल रिसीव करने के बाद में कितने दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 14 डेज जो है वो यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द एनालिसिस रिपोर्ट मस्ट द फूड एनालिस्ट सेंड। फूड एनालिस्ट कितनी कॉपियां यहाँ पर सेंड करेगा और किसको करेगा ये भी मेंशन कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 4 कॉपियां भेजेगा, और किसको भेजेगा, डीओ को, ठीक है। अभी आगे भी शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डीओ को। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ आर द 4 कॉपीज ऑफ द एनालिसिस रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट की 4 प्रतियों का वितरण कैसे किया जाता है, उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, जो भी 4 कॉपियां हैं उन 4 कॉपियों को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि 2 कॉपीज, 2 कॉपीज यहाँ पर फर्दर एक्शन के लिए अपने पास रखेगा, एक दे देगा फूड सेफ्टी ऑफिसर को और एक दे देगा एफबीओ को जहां से सैंपल आया था। अभी जिनके भी इससे रिलेटेड डाउट है आप लास्ट में पूछ लेना। इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर बिलीव्स द फूड एनालिस्ट रिपोर्ट इज एररनेस, व्हाट मस्ट ही डू। यदि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लगता है कि खाद्य विश्लेषक की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में वो क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो है सैंपल भेजा जाएगा रेफरल फूड लेबोरेटरी में, ठीक है। और रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर
ये बोलेगा कि एफबीओ को मानना ही मानना होगा। ठीक है, तो एफबीओ वहां पर डिनाई नहीं कर सकता, उसके बाद में आप कहीं जा करके कोई अपील नहीं कर सकते। फाइनल रिजल्ट जो है इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडर रूल 2.4.3 इफ द रेफरल लेबोरेटरी फाइंड दैट द आर्टिकल ऑफ फूड इज अनसेफ और सब स्टैंडर्ड विच रूल अप्लाई। यदि संदर्भ प्रयोगशाला यानी कि रेफरल फूड लेबोरेटरी यह पाती है कि खाद्य पदार्थ असुरक्षित है, ठीक है, अधोमानक है, कौन सा नियम लागू होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें लास्ट में पहुंच रही हैं। अब भाई रेफरल फूड लेबोरेटरी का जब रिजल्ट आ गया तो हम और कहीं तो अपील कर नहीं सकते हैं। अब वहां से भी अगर रिजल्ट में कुछ ऐसा लिख करके आया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, यानी कि कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उस केस में ये मामला चला जाएगा कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल में जाएगा तो ट्रिब्यूनल में जैसे ही हम एंटर करेंगे, हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 यानी कि 3.1 चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 1। तो यहाँ पर किसके बारे में बात होती है, यहाँ पर बात होती है एडजुडिकेशन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा। जो लोग भी बी मार्क कर रहे थे ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइनल जो भी करना था, अपील वगैरह जो भी करनी होती है वो हो गई। रेफरल फूड लेबोरेटरी का रिजल्ट अगर आ गया तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब ट्रिब्यूनल जाएंगी चीज़ें और वहाँ पे सुनाया जाएगा कि आपको कितने दिनों का, कितने महीनों का इम्प्रिजनमेंट होगा और पेनल्टी वगैरह कितनी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इन विच फॉर्म मस्ट द परचेजर गिव रिटन नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू हैव फूड एनालाइज्ड। क्रेता को खाद्य विश्लेषण के अपने इरादे की लिखित सूचना किस प्रपत्र में देनी होती है। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, अभी लग रहे हैं फॉर्म से रिलेटेड, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे आपके सामने कई सारे फॉर्म्स जब आप पढ़ के जाओगे, फॉर्म ए क्या था, फॉर्म बी क्या था, फॉर्म सी क्या था, ए बी सी भी अभी आप पढ़ोगे। अगर थोड़ा बहुत आपको लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये फॉर्म्स के नंबर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए चीज़ें कि क्या था। तो ये आसान सी चीज़ें एक गलत मार्क कर देती हैं, इसीलिए रिपीटेड मैनर में क्वेश्चंस रखें जिससे आप गलती मत करो। तो यहाँ पर एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है, जितने लोग भी अगर लिख देते हो, एक बार आपने टाइप कर दिया मतलब याद हो गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म नंबर 5B। कोई भी है अगर इसको 10 दिन अभी नहीं खोल के देखोगे ना तो आप सोचोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉर्म ए कहाँ, फॉर्म बी क्या था, फॉर्म सी क्या था, फॉर्म 1 2 3 क्या था, फॉर्म 4 क्या था, 5A क्या था, 5B क्या था। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट मस्ट द फूड एनालिस्ट डू इफ द परचेजर्स रिपोर्ट इंडिकेट अडल्ट्रेशन और मिस ब्रांडिंग। यदि क्रेता की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के मिलावट युक्त या मिथ्या चिन्हित होने का उल्लेख है तो खाद्य विश्लेषक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में इन सभी चीज़ों को हम एक जगह समराइज कर लेंगे। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म सबको याद होने चाहिए। 30 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, सेंड ट्रिप्लीकेट रिपोर्ट। यहाँ पर भी 4 कॉपीज ही तैयार हो रही हैं टेस्टिंग करने के बाद में, लेकिन 3 कॉपियाँ डीओ को जा रही हैं और उसके बाद में एक कॉपी जो भेज दी जाती है वो उस परचेजर के पास में भेज दी जाती है। तो इसीलिए 3 कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर और एक कॉपी भेज दी गई किसको, जिसने सैंपल भेजा था। विच टाइप ऑफ लेबोरेटरी इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस। तो फोर्थ पार्ट ऑफ जो सैंपल है फॉर एनालिसिस जो भेजा जाता है वो किस पर्टिकुलर प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से आंसर करो, सभी का सही होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 सभी लोग आंसर करो जितने भी लोग लाइव हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 31 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 31 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या होना चाहिए। अभी हम किसके बारे में बात करते चले आ रहे थे, लास्ट में जो सैंपल होगा उसके बारे में, किसके बारे में बात करते चले आ रहे थे। अभी तक हम लोग किसके बारे में बात करते चले आ रहे थे कि फाइनल सैंपल जो होगा वो कहाँ जाएगा।
फाइनल सैंपल की जो हम बात कर रहे थे कि फाइनली सैंपल किसके पास में जाता है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी हमारे आंसर्स ए में आना कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपकी तरफ से, बीच में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, हमने कुछ बोला आपसे, कुछ बातें करी, कुछ आपको हिंट दिया, और आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया। पहले ए को करेक्ट किया, फिर सबने बी को करेक्ट किया, उसके बाद में मैंने कुछ बोला, आपको थोड़ा सा फोर्स किया। ऐसे ही क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में आपको थोड़ा सा, अगर आपने इधर उधर से कुछ भी आपके दिमाग में आया और किसी ने भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे आपसे कुछ बोला और आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा हमने आपको, आपका ध्यान भटकाया और आपने अपना आंसर गलत कर दिया। ठीक है, सबसे पहले सभी के आंसर्स लगभग कुछ के ए थे, बीच में जो ऑडियंस आई, जितने लोगों ने भी आंसर किया, सबने ऑप्शन नंबर बी सही किया। ठीक है, थोड़ा सा हमने बोला कि हमने अभी किसके बारे में बात करी थी, लास्ट सैंपल कहाँ जाता है, आप लोगों ने वहीं पर गलतियां करना स्टार्ट कर दिया और सब लोगों ने रेफरल फूड लेबोरेटरी को मार्क कर दिया। बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि टू विच विच टाइप ऑफ लेबोरेटरी इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस। नमूने का चौथा भाग विश्लेषण के लिए किस प्रकार की प्रयोगशाला में भेजा जाता है। तो जो फोर्थ पार्ट की हम जब बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो पहला फूड एनालिस्ट के पास में चला जाता है, दो सेफ कस्टडी में चले जाते हैं, लेकिन जो चौथा पार्ट होता है, जो चौथा पार्ट होता है, तो वहाँ पे जो हम भेजते हैं उसको हम NABL एक्रेडिटेड लैब में भेजते हैं। ठीक है, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में भेजते हैं फोर्थ सैंपल को। यहाँ कहीं पर भी अपील्ड सैंपल की बात नहीं हुई है, कोई भी जिक्र नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा जब भी होगा तो फोर्थ पार्ट इज NABL एक्रेडिटेड लैब में जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर रेफरल फूड लेबोरेटरी बिल्कुल सही नहीं होगा। रेफरल फूड लेबोरेटरी के केस में एक और चीज़ होती है, रेफरल फूड लेबोरेटरी में कभी कभी मैक्सिमम जो सैंपल जाता है वो जो सेफ कस्टडी में रखे होते हैं उनमें से कभी कभी एक चला जाता है वहाँ पर। अ, अगर सैंपल खराब हो गया है तो चला जाता है, फिर भी एक जो बचता है वो रेफरल फूड लेबोरेटरी में जाता है, जो हमारा क्या था, सेफ कस्टडी में रखा था। NABL के अंडर रेफरल लैब आई आई। ठीक है, तान्या, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, इंडिया में जितनी भी लैब्स हैं सभी के पास में NABL सर्टिफिकेट होता ही होता है। ठीक है, लेकिन जो रेफरल फूड लेबोरेटरी होती हैं वो एक वेल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बात करें, या फिर उनको एक स्पेशल रिकग्निशन दिया गया है उन लेबोरेटरीज को। रेफरल फूड लेबोरेटरी एक ऐसी लेबोरेटरीज होती हैं कि जो फाइनली अगर वहाँ से रिजल्ट अगर कुछ आता है तो उसको हम फाइनल कंसीडर करके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि उनके रिजल्ट एक्यूरेट होंगे, यानी कि उन्होंने अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड्स बना रखा है। इसीलिए इंडिया में इतनी सारी लैब हैं। NABL एक्रेडिटेड लैब की अगर बात करोगे ना फूड की, तो लगभग आपको 200 के ऊपर लैब्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन रेफरल फूड लेबोरेटरी जो है वो केवल कितनी है, 20 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, 20 के आसपास में ही रेफरल फूड लेबोरेटरी है। तो रेफरल फूड लेबोरेटरी को एक स्पेशल रिकग्निशन मिला हुआ है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक लेवल है। और रेफरल फूड लेबोरेटरी में भी अगर मीट की टेस्टिंग करानी है तो उसके लिए अलग लैब है। अगर आपको यहीं पर अगर आप देखोगे ऑयल की टेस्टिंग करानी है तो उसके लिए एक अलग लैब है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है, आपने पढ़ाई करी, आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपना आंसर करो। RST आपका क्वेश्चन है कि NABL और FA, यानी कि जो NABL में सैंपल गया और फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट में अंतर है, तो FBO उसको क्लेम नहीं करता है, तो वो वाला केस। अगर क्लेम नहीं करेगा तो फिर ठीक है, अगर वो क्लेम नहीं करता है तो यानी कि क्लेम ना करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो रिपोर्ट्स आई हैं आपने उसको मान लिया है। ठीक है, अगर क्लेम, पहली बात तो अगर दोनों में डिफरेंस दिखा, और पहला केस तो ये है कि अगर दोनों में डिफरेंस दिखा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर खुद ही भेज देंगे एक रेफरल लेबोरेटरी में। और अगर एक ही सैंपल गया है जो फूड एनालिस्ट के पास से आया है, एक्रेडिटेड लैब में भी कुछ नहीं भेजा गया, तो जो उसकी रिपोर्ट होगी वही फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी।
अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया फूड बिजनेस ऑपरेटर ने। अगर ऑब्जेक्शन किया तब तो भेजा जाएगा रेफरल फूड लेबोरेटरी में, अदरवाइज नहीं भेजा जाएगा। दूसरा एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर फूड बिजनेस ऑपरेटर रिक्वेस्ट नहीं करेगा लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर भेज सकता है रेफरल फूड लेबोरेटरी में, उसका केस दूसरा है। वो उस कंडीशन में काम आएगा जब चौथा सैंपल अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर ने रिक्वेस्ट किया था, एनएबीएल लैब में गया था, एक फूड एनालिस्ट के पास में गया था जो एफएसओ ने भेजा था, दोनों की रिपोर्ट्स में अगर डिफरेंस आया तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनमें से सही रिजल्ट क्या है उसको कंसिडर करने के लिए वो खुद से भेज देगा रेफरल फूड लेबोरेटरी में। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेज। ठीक है, खाद्य व्यवसायक संचालक खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध नामित अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है? तो 30 डेज के भीतर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इन विच फॉर्म मस्ट द अपील टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज मेड। अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने अपील करनी है तो किस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करके करना होगा? ठीक है, सारे फॉर्म्स आपको याद है ना, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, फॉर्म नंबर 8। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर रहे हो गलत है। तान्या गलत है, ऑप्शन नंबर सी। कृतिका ठीक है आपका सही है। तान्या ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। फॉर्म नंबर 8 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि टू विच लेबोरेटरी डज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर सेंड व्हेन सैंपल ऑफ द व्हेन पार्ट ऑफ द सैंपल आफ्टर एक्सेप्टिंग द अपील। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आंसर कर दो, चलें आगे बढ़े। अंकित, फॉर्म नंबर 10 जो भरा जाता है, जैसे कि 8 है वो डीओ के सामने अपील करी जाती है, फॉर्म नंबर 10 जो भरा जाता है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो निर्णय होता है उस निर्णय के अगेंस्ट अपील करी जाती है, तो ट्रिब्यूनल में फाइल किया जाता है, ये बस याद रखना। यहाँ पर फूड एनालिस्ट का जो निर्णय था उसके विरुद्ध जाकर हम अपील कर रहे थे, 10 वाले में हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो निर्णय है उसके विरुद्ध जाकर के हम अपील कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं? ट्रिब्यूनल में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पास द फाइनल ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग डेट। अगर इनके पास में कुछ भी चीजें जाती हैं तो पहली सुनवाई की तिथि से कितने दिनों के भीतर विवाद निपटान अधिकारी को अंतिम आदेश पारित करना होता है? यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर उसको निर्णय अधिकारी भी बोलते हैं एक तरीके से, तो वो उनका डिसीजन जो सुनाना होता है वो फाइनल उनको रिजल्ट कितने दिनों में देना होगा? ठीक है, कितने दिनों में देना होगा? 90 डेज में देना होगा। ठीक है, अब आप बताओ आपके क्या डाउट्स हैं? जितने भी लोगों को इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको आप बताओ, उसको बताओ, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी देर हम। जो लोग भी जा रहे हैं, जिसका लाइब्रेरी क्लोज होने वाला था, आप जा सकते हो, बाकी जिसके डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, 90 डेज इज करेक्ट। ठीक है अंकित, फॉर्म नंबर 9 की बात अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्म नंबर 9। फॉर्म्स में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म नंबर, नहीं, अपील सैंपल की जब भी बात होगी तो हम रेफरल फूड लेबोरेटरी की तरफ जाएंगे, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी हमारा करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अपील सैंपल हमेशा रेफरल फूड लेबोरेटरी में जाएगा। अपील सैंपल के लिए हम ऐसी जगह ही जाएंगे कि जहाँ का निर्णय सर्वोपरि हो, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो एक्रेडिटेड लैब तो कोई भी लैब हो सकती है छोटी मोटी, बट रेफरल फूड लेबोरेटरी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि अंकित आपका था फॉर्म नंबर 8 बता दिया, 7 बता दिया, 6 बता दिया, 9 नहीं बताया। फॉर्म नंबर 9 में क्या होता है? ठीक है, फॉर्म नंबर 9। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उस कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, एक कंपनी है उसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं तो हर एक यूनिट को रन करने वाला एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, हम उसको हेड कह सकते हैं। ठीक है, हम उसको कुछ भी, मतलब वहाँ पर अगर कोई रिकग्निशन डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो वहाँ की यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड डी, 4 यूनिट हैं सेम कंपनी की।
ठीक है, सेम कंपनी की 4 यूनिट है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपडेट करना होगा, बताना होगा कंपनीज को कि हमारे यूनिट 1 में XYZ डायरेक्टर हैं या फिर हेड हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। यूनिट बी में XYZ कोई है, या सी में, या डी में। तो ये इंफॉर्मेशन देना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि वहां पर कंसर्न पर्सन कौन है, कौन उस इंडस्ट्री का एट उस टाइम पे हेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर फॉर्म में भर के दी जाती है, उसको फॉर्म नंबर 9 बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर 9 बोलते हैं। रुचि, आपका क्वेश्चन है कि पीएफए एक्ट 1954 एंड रूल्स इज डिफरेंट। जैसे कि हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उस एक्ट में ऑफिसर्स की फंक्शंस को और उनकी वर्किंग को या फिर पूरे इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए एक रूल्स बनाया गया, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011। तो ऐसा ही पीएफए में था। पीएफए एक एक्ट था, लेकिन उस एक्ट में कुछ और पॉइंट, जैसे ऑफिसर से रिलेटेड उनकी वर्किंग क्या होगी, कैसे वो काम करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रूल्स भी बना सकती है। तो पीएफए एक्ट पहले आया, उसके 1 साल बाद में रूल्स आया, उसमें और डिफाइंड करके बताया गया कि जो ऑफिसर्स होंगे उनका काम कैसा होगा, कैसे चीजें होंगी। तो रूल्स, एक्ट बनता है तो एक्ट के बाद में रूल्स जरूर बनते हैं। रूल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए, लेकिन एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट बनाती है। अब पार्लियामेंट जो होती है, तो पार्लियामेंट में दोनों ही सदन इन्वॉल्व होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और सबका यहाँ पर चीजें आपस में सहमति के बाद में एक एक्ट बन के पास होता है, तैयार होता है। और रूल्स क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बनाती है। टॉपिक वाइज जो डाउट क्लास नहीं हुए हैं, जैसा कि एपीपी में नहीं हुए हैं, तो उन सभी के डाउट सेशंस आपके शेड्यूल हैं नेक्स्ट वीक, मतलब हैं अपकमिंग वीक में भी लगे हुए हैं डाउट सेशंस आपके। अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी रेगुलेशन क्या होता है फूड सेफ्टी के लिए, तो प्राइमरी रेगुलेशन एट प्रेजेंट 2006 है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। पीएफए खत्म, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज मरकरी वगैरह को लेकर के, वो लिमिट्स को लेकर के क्वेश्चन आया है, रूल रेगुलेशन का वो पार्ट है, और रेगुलेशन ब्रीफ में हम आपको पढ़ा देंगे, ब्रीफ में बता देंगे। ठीक है, परेशान नहीं हो उसके लिए। ट्रिब्यूनल वाला अंशु, ट्रिब्यूनल वाला जो था वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ट्रिब्यूनल वाले में बस इतना पूछ रहा था कि यहाँ पर सबसे पहली बात, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, एडजुडिकेशन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, एडजुडिकेशन से रिलेटेड है, एडजुडिकेशन एंड अपील टू ट्रिब्यूनल। अब जब यहाँ पे बोला है कि इफ द रेफरल लेबोरेटरी फाइंड दैट द आर्टिकल ऑफ फूड इज अनसेफ सब स्टैंडर्ड और विच रूल अप्लाई, अब यहाँ पर जो आखिरी टेस्टिंग होती है वो रेफरल फूड लेबोरेटरी की होती है। अगर उसमें भी निकल आया है कि लॉ ऑफ कंट्रावेंशन हुआ है, तो अब चीजें चली जाएंगी कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में, यानी कि कोर्ट में चली जाएंगी। ठीक है, अब लॉ का पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। तो वो सब किसके अंडर में आता है, वो सब चैप्टर नंबर 3 के अंडर में आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स। ठीक है, तो एडजुडिकेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 3.1, अब ये 2 2 2 2, ये तो भाई दूसरा चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कुछ है नहीं खास, दूसरे वाले में मेन हमने पढ़ लिया। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अब जाएंगी चीजें कोर्ट में फाइनल निर्णय के लिए, तो वो हम पहुंच जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 का पहला ही जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, एडजुडिकेशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, हम एक चीज से दूसरे चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर ये होगा। सैंपल क्वांटिटी भी बता देंगे। ठीक है, ठीक है, एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो भी लोग चले गए हैं वो अपना रिकॉर्डिंग मैनर में देख लेना। ठीक है, एक चीज जो आपको बताई थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने लोग हो ना, देख लें एक बार। जो आईसीआर है मोस्टली उसमें क्या याद रखना है, ठीक है वो देख लेंगे, आईसीआर वो सर को बोल देंगे, एग्रीकल्चर वाले सर को। ठीक है, ठीक है, एक चीज अभी हम और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सारे ही फॉर्म्स को एक पास ले आते हैं। ठीक है, जितने भी लोगों को फॉर्म्स में प्रॉब्लम थी एक बार देख लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हो। ठीक है, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हो। अ- अब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर होने के बाद में
आपका काम यहाँ पर क्या रहेगा कि आप जाओगे सैंपल्स कलेक्ट करने, या तो फॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड जो हमने चीजें देखी थी वहां पर आप कुछ ना कुछ वहां पे कन्वर्सेशन करते जाओगे। किससे? एडजुडिकेटिंग, सॉरी, फूड बिजनेस ऑपरेटर से। एडजुडिकेशन एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है? एडजुडिकेशन एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा लॉ का, ठीक है। एडजुडिकेशन एक प्रोसेस होता है पूरा पूरा लॉ का। जैसे कि पूरे जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस किससे रिलेटेड? अगर हम हिंदी में बोले तो एक तरीके का जो भी कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहाँ पर निर्णय निकल करके आता है, एक तरीके से एविडेंस के बेसिस पे जहाँ पर फैसला सुनाया जाता है, ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है कोर्ट में, इसको हम एडजुडिकेशन बोलते हैं। अब एडजुडिकेशन ये पूरा एक प्रोसेस होता है, और उसके अंदर जो मेन ऑफिसर काम करता है, जो निर्णय लेता है, बताता है कि आपके ऊपर इतना पेनाल्टी लगेगा, इतना ये चीजें लगेगा, वो बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से होता है। उसको हम बोलते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल वो कोर्ट है, वो जगह है जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। समझे? एडजुडिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉ, जहां पर एविडेंस के बेसिस पे ये फैसला सुनाया जाता है, जिसके अंडर में कि किसके ऊपर कितना पेनाल्टी लगना है और किसने कितना किस लेवल का ऑफेंस किया है। एपिलेट ट्रिब्यूनल वो प्लेस है, वो कोर्ट है, वो जगह है जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके अंदर जो ऑफिसर है वो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो ये सारे निर्णय सुनाता है। बस इतना सा याद रखो और ज्यादा कुछ नहीं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या किया? फूड सेफ्टी ऑफिसर गया, कहाँ गया? इंस्पेक्शन करने। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर गया इंस्पेक्शन करने। जब ये इंस्पेक्शन करने गया, ध्यान से सुनना, जब ये इंस्पेक्शन करने गया, तो इंस्पेक्शन करने जब ये जाएगा, तब वहां पर अगर सबसे पहले जो इसकी नजर पड़ेगी वो किस पे पड़ेगी? बुक ऑफ अकाउंट्स पे। उनके अकाउंट्स चेक करेगा। जब वो बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं बुक, यानी कि यहाँ पर बुक्स यानी कि डेटा, जब उसको चेक करेगा तो वहां पर ये क्या करेगा? एक फॉर्म को फिलअप करेगा। वो फॉर्म जो होगा, वो जो फॉर्म होगा वो फॉर्म नंबर 1 होगा। ठीक है, जब ये फॉर्म नंबर 1 यहाँ से भरेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप जब आगे जाएगा, तब ये क्या करेगा कि आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करेगा अगर जरूरत पड़ती है तो। जब ये आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करेगा, जब ये आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करेगा, उस टाइम पे क्या करेगा? आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करते टाइम पे एक रिसिप्ट देगा। वो किस फॉर्म में देगा? वो देगा हमारा फॉर्म नंबर 2 में। ठीक है, फॉर्म नंबर 2 में। अब आर्टिकल ऑफ फूड को जब ये सीज कर रहा था, उसके बाद में उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि आर्टिकल ऑफ फूड को वहां पे इसको सेफ कस्टडी में रखना हो। अब उसी आर्टिकल ऑफ फूड को अगर ये सेफ कस्टडी में रखेगा, अगर ये सेफ कस्टडी में रखेगा, सेफ कस्टडी में रखते टाइम पे ये क्या करेगा? एक फॉर्म भरेगा, ऑर्डर देगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को। वो कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म नंबर 3 होगा। फॉर्म नंबर 3 होने के बाद में हो सकता है कि अभी भी उसको थोड़ा सा भरोसा ना हो कि ये किसी आर्टिकल ऑफ फूड के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। अब ये क्या करेगा? अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को भरोसा नहीं है, तो और ज्यादा चीजों को, सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये क्या करेगा? एक श्योरिटी बॉन्ड फिलअप कराएगा। क्या करेगा? यहाँ पर एक श्योरिटी बॉन्ड फिलअप कराएगा। किससे? फूड बिजनेस ऑपरेटर से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड को इशू करेगा। किस पर्टिकुलर फॉर्म में करेगा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? श्योरिटी बॉन्ड भरेगा, सॉरी, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसके बाद में एक और कंडीशन आ सकती है। अब इसके बाद में एक और कंडीशन आ सकती है कि ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड, अब एक और चीज यहां पर हो सकती है।
ये तो चीज हो गई यहाँ तक। अब हो सकता है कि उसको सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजना हो। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजता है तो उस टाइम पे फूड बिजनेस ऑपरेटर को उसको इन्फॉर्म करना होगा। अब उस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर सैंपल कलेक्ट कर रहा है, अगर वो यहाँ पर सैंपल ले रहा है तो सैंपल लेते टाइम पे भी उसको यहाँ पर क्या करना होगा, एक फॉर्म भरना होगा। अब इस टाइम पे वो फॉर्म भरेगा, कौन सा फॉर्म भरेगा, कौन सा फॉर्म भरेगा, 5A फॉर्म भरेगा। जब 5A फॉर्म भरेगा यानी कि यहाँ पर जो सैंपल भेज रहा है वो किसको भेज रहा है, फूड एनालिस्ट को भेज रहा है। किसके लिए यहाँ पर ले रहा था सैंपल, फूड एनालिस्ट के लिए। अब फूड एनालिस्ट के पास में जब भेजेगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा और उस सैंपल को जब इसके पास में भेजेगा तो वहां पर जो फॉर्म भरेगा वो कौन सा फॉर्म भरेगा, फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 भरेगा जब किसके पास में भेजेगा, फूड एनालिस्ट के पास में भेजेगा। फूड एनालिस्ट के पास में जब भेजेगा, फूड एनालिस्ट के पास में जब भेजेगा तो उसके बाद में फूड एनालिस्ट क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जब फूड एनालिस्ट जो रिपोर्ट तैयार करेगा, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाएगा वो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म नंबर 7A। ठीक है। फूड एनालिस्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट को भेजेगा किसके पास में, डीओ के पास में। फूड एनालिस्ट जो अपनी रिपोर्ट को भेजेगा वो किसके पास में भेजेगा, डीओ के पास में। ठीक है, डीओ के पास भेजेगा फॉर्म नंबर ये। अब डीओ के पास में अगर कोई रिपोर्ट गई उस टाइम पे फूड एनालिस्ट को अगर अपील करना है, सॉरी किसको अपील करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर अपील करना है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर अपील करना है, अपील बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर, तो उस केस में कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, फॉर्म नंबर 8। तो अभी कुछ आपको याद आया, अभी इतना क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है, ये सारे फॉर्म भरे जाते हैं जहां जहां पर जरूरत पड़ती है। अंशु आपका क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन होने पर पेनाल्टी लगेगी या इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर किसी ने कोई लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी या उसके ऊपर केवल मतलब केवल पेनाल्टी लगेगी या इम्प्रिजनमेंट भी होगा, ये तो डीओ डिसाइड कर लेगा। लेकिन कितनी पेनाल्टी लगेगी और कितने समय के लिए आपको जेल जाना होगा, ये जो फाइनल डिसीजन है ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा। यानी कि ये तो डिसाइड कर लेगा कि ये छोटा मोटा है तो ठीक है, पेनाल्टी दे दे लगेगी, बस ठीक है, काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन पेनाल्टी लगेगी, उसके बाद में लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन डिफाइंड नहीं है कि कितना है, इम्प्रिजनमेंट अगर होगा भी तो कितना होगा, तो इसके लिए पूरी प्रोसेस चलेगा। जब पूरा प्रोसेस चलने के बाद में ही किसी को पूरी तरीके से दोषी करार दिया जाएगा, और ये प्रोसेस वही चलाएगा जिसको लॉ का नॉलेज है, तो वो काम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा। फॉर्म 5 बता तो दिया। फॉर्म 5B इन केस ऑफ परचेजर, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के केस में था, और वही अगर यहाँ पर परचेजर होता तो वो फॉर्म 5B भरता, बस इतना याद रखना। बाकी 5 नहीं होता है, 5A 5B दो है। फॉर्म 5A है, 5B है, लेकिन फॉर्म 6A 6B नहीं है, केवल 6 है। ठीक, और फॉर्म 7A है, फॉर्म 7 नहीं है हमारे रूल्स में। ठीक, क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर। चलें इस क्लास को आज यहीं पे एंड करें। ये आपकी स्लाइड में लगा रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं, एक बार कॉपी पे लिखोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।
गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पूरा खत्म कर लेंगे। मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।